कहते हैं कि जिसे कुछ नहीं आता या फिर जो किसी काम का नहीं होता उसे गधा या फिर बेल बुद्धि कहा जाता है। अब उनको कौन समझाए कि ये दोनों नहीं होते तो किसानों का क्या होता। गधा और बेल अपने मालिक के प्रति वफादार होते हैं, ईमानदार होते हैं, उनसे जितना भी काम करा लो कभी पीछे नहीं हटते, वो तो काम करते ही जाते हैं। ऐसा ही दोस्तों इस कहानी के माध्यम से दो बेलों की कथा आपको सुनाऊंगा जो कि काफ़ी अच्छी लगी मुझे सुनने में, काफ़ी आपको मज़ा आने वाला है। आज की कहानी है दोस्तों दो बेलों की कथा, जिसके लेखक है मुंशी प्रेमचंद। याद रखिएगा, जो दो बेलों की कथा है इसके लेखक कौन है, मुंशी प्रेमचंद है। इनकी जीवनी के बारे में थोड़ी देर बाद हम बात करेंगे। ये कक्षा 9 की कहानी है, हिंदी का अध्याय 1 है। याद रखिएगा, ये कक्षा 9 की कहानी है और हिंदी का अध्याय कौन सा है, ये 1 है। तो आप इस वीडियो में सिर्फ कहानी को समझेंगे, इसके बाद वाला जो वीडियो आएगा दोस्तों उसमें आपको प्रश्न उत्तर के बारे में बताया जाएगा, उनको कवर कराया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर करना हमारे वीडियो को बिल्कुल भी ना भूलिए। जो विद्यार्थी कक्षा 9 की तैयारी या फिर शिक्षक भर्ती से संबंधित तैयारी कर रहे हैं तो उन सभी को वीडियो आपको शेयर कर देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि मैं मुंशी प्रेमचंद के जीवन के बारे में आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो इनका जो नाम असली कौन सा है, देखिए मुंशी प्रेमचंद का जो असली नाम है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो याद रखिएगा, धनपत राय श्रीवास्तव। जो मुंशी प्रेमचंद है इनका असली नाम क्या है, धनपत राव श्रीवास्तव है। अब इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था 31 जुलाई 1880 में। कब हुआ था इनका जन्म, 31 जुलाई 1880 में मुंशी प्रेमचंद का जन्म हुआ था, जिनका असली नाम धनपत राय श्रीवास्तव है। अब इनकी मृत्यु की बात करते हैं कि इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो इनकी मृत्यु हुई थी 8 अक्टूबर 1936 में। कब हुई थी, 1936 में। 1880 में इनका जन्म हुआ था और 1936 में इनकी मृत्यु हो गई। अब बात करते हैं कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। अब उत्तर प्रदेश में कहाँ हुआ था, तो उत्तर प्रदेश में वाराणसी से 4 मील दूर लम्ही गांव में हुआ था। कहां पर हुआ था, लम्ही गांव में। वाराणसी से 4 किलोमीटर दूर है लम्ही गांव, उसमें मुंशी प्रेमचंद का जन्म हुआ था। चलिए इनके उपन्यास और कहानी के बारे में बात कर लेते हैं। कौन कौन से उपन्यास लिखे और कौन कौन सी कहानी लिखी। कहानी तो इन्होंने 300 से ज़्यादा कहानी लिखी। कितने लिखी, 300 से ज़्यादा इन्होंने कहानी लिखी है। जो प्रमुख है उनके बारे में आपको जानकारी दूंगा। सबसे पहले उपन्यास इन्होंने कौन कौन से लिखे, कौन कौन से प्रमुख उपन्यास है उनके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, जैसे कि सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, कायाकल्प, प्रतिज्ञा, गबन, कर्मभूमि, गोदान और मंगलसूत्र। ये सभी क्या है, इनके प्रमुख उपन्यास है। कुछ इंपोर्टेंट आपको जानकारी दे देता हूँ। जो गोदान है दोस्तों ये इनका अंतिम पूर्ण उपन्यास है, यानी कि इन्होंने जो गोदान है इसको पूरा कर लिया था, उसके बाद ये मंगलसूत्र लिख रहे थे। और ये मंगलसूत्र जो उपन्यास है दोस्तों इनका ये अधूरा उपन्यास या फिर अपूर्ण उपन्यास है, जिसको पूरा किसने किया, उनके पुत्र अमृत राय ने। क्योंकि मंगलसूत्र जब वो लिख रहे थे उसी बीच उनका देहांत हो गया और उनका जो ये उपन्यास है वो अधूरा रह गया और इसको पूरा किसने किया, उनके बेटे ने। चलिए कहानी के बारे में बात कर लेते हैं। मैंने अभी आपको बताया कहानी इन्होंने 300 से ज़्यादा लिखी है। जो प्रमुख है उन्हीं के बारे में आपको बताऊँगा, जैसे कि पंच परमेश्वर, गुल्ली डंडा, दो बेलों की कथा, ईदगाह, बड़े भाई साहब, पुष की रात, कफन, ठाकुर का कुआं, बूढ़ी काकी, तावान, विध्वंस, दूध का दाम और मंत्र। ये सभी दोस्तों इनकी प्रमुख कहानियाँ हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो यहाँ पर आपको बताया मैंने आपको कि मुंशी प्रेमचंद का असली नाम क्या था, वो कहाँ के रहने वाले थे, उनका जन्म कब हुआ, उनकी मृत्यु कब हुई, उनके उपन्यास कौन कौन से हैं, उनकी कहानी कौन कौन सी है, इसके बारे में आपको मैं जानकारी दे चुका हूँ। तो चलिए अब हम कहानी की ओर बढ़ते हैं। दो बेलों की कथा। सबसे पहले हम इसका सारांश जानेंगे कि इसका सारांश क्या है इस कहानी का। तो यहाँ पर देखिए मुंशी प्रेमचंद ने इस कहानी में हमें किसान के बारे में बताया है। जो कहानी है किसके बारे में है, एक किसान के बारे में है, दो बेलों के बारे में है, जो अपने पालतू पशुओं के साथ प्रेम से रहता है और उनके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करता है, जिससे कि पशु भी उससे प्यार करने लग जाते हैं या फिर उनका भी भावात्मक संबंध किसान से जुड़ जाता है। यह कहानी हमें यह भी संदेश देती है कि आज़ादी आसानी से नहीं मिलती है, उसके लिए हमें बार बार संघर्ष
करना पड़ता है। तो यहाँ कहानी दो बैलों के बारे में है जो अपने मालिक से बेहद प्यार करते हैं और वो दोनों बैलों में भी आपसी मित्रता है। दोनों बैल स्वाभिमानी है, बहादुर है और परोपकारी भी है, और जो बैलों का मालिक है वो उनको बड़े प्यार से रखता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इस कहानी को सरल भाषा में जानेंगे, उसके बाद हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, दो बैलों की कथा है, इसमें क्या दे रखा है उसके बारे में हम जानेंगे, शॉर्टकट में इस कहानी को समझेंगे। तो झूरी के पास दो बैल थे। कितने बैल थे झूरी के पास? दो बैल थे। उनके नाम थे हीरा और मोती। दोनों में बहुत प्यार था। वे नांद में एक साथ मुंह डालते और एक साथ मुंह उठाते। नांद का मतलब होता है जिसमें चारा या फिर भूसा डाला जाता है, जिसमें वो खाते हैं मुंह डालकर, उसे ही नांद बोला जाता है। ठीक है, तो झूरी भी उनके चारों पानी का बड़ा ध्यान रखता था। वह कभी भी उन्हें मारता पीटता नहीं था। इस कारण दोनों बैल भी झूरी को बहुत प्यार करते थे। एक बार झूरी की पत्नी का भाई गया, यानी कि झूरी की पत्नी का भाई का नाम क्या था? गया था। दोनों बैलों को अपने साथ गांव ले जाने लगा। बैलों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि उन्हें गया क्यों और कहां ले जा रहा है। रास्ते में उसे दोनों बैलों ने बहुत तंग किया। कभी मोती बाएं भागता तो कभी हीरा दाएं। किसी प्रकार दोनों को लेकर गया अपना घर पहुंचा। घर पहुंचकर गया ने उनके सामने रूखा सूखा भूसा डाल दिया, जिसे दोनों बैलों ने छुआ तक नहीं। रात होने पर बैलों ने वहां से भाग जाने का निश्चय किया। कहां से? गया के घर से। उन्होंने जोर लगाकर रस्सियां तोड़ डाली और भाग निकले। सुबह उठकर जब झूरी ने उन्हें थान का मतलब होता है पशुओं की बांधने की जगह, वहाँ पर खड़े देखा तो सब कुछ समझ आ गया। वहाँ प्यार से उन पर हाथ फेरने लगा, लेकिन झूरी की पत्नी जल भुन गई। उसने उनके सामने रूखा सूखा भूसा डाल दिया। फिर भी वो खुश थे, क्योंकि वो कहाँ पर आ गए थे? उसके घर आ गए थे, झूरी के घर। दोनों बैल सकुशल आ गए थे। अगले दिन गया फिर आया। इस बार वहाँ बैलों को गाड़ी में जोतकर ले गया। रास्ते में मोती की इच्छा हुई कि यहाँ गाड़ी को गड्ढे में ढकेल दे, पर हीरा समझदार था। उसने गाड़ी को संभाल लिया और वो जैसे तैसे गया के घर पहुँच गए। अब गया ने उनसे बहुत सख्त काम लेना शुरू किया। वहाँ उन्हें दिन भर हल में जोतता और जब तब उन्हें मारता पीटता। वे लाचार निगाहों से एक दूसरे को देखते। गया के घर में एक छोटी लड़की रहती थी। कौन रहती थी गया के घर में? एक छोटी सी लड़की रहती थी। वह रात को चुपके से उन्हें रोटी खिलाती थी। दोनों बैल उनके प्यार के आगे अपना अपमान भूल जाते। एक दिन मोती रस्सी तोड़ने का प्रयास कर रहा था कि वहाँ लड़की वहाँ आ गई और उसने दोनों बैलों को खोल दिया। किसने? उस लड़की ने, जो रात में आकर चुपके से उन्हें रोटी खिलाया करती थी। उस लड़की ने उन बैलों को खोल दिया। दोनों वहाँ से भाग निकले। थोड़ी देर बाद जब गया को पता चला तो वहाँ भी उनके पीछे दौड़ा, पर उन्हें पकड़ ना सका। अब हीरा और मोती आज़ाद थे, क्योंकि वहाँ से वो भाग निकले थे। रास्ते में उन्हें एक सांड मिला। वहाँ उनकी ओर लपका तो हीरा मोती के होश उड़ गए। भागना बेकार था, इसलिए दोनों ने साहस से काम किया। तब मोती ने उस पर पीछे से सींगों से चोट की। सांड घबराया। वहाँ किसी एक का तो कचूमर निकाल देता, पर यहाँ तो दो थे। वहाँ भागने लगा। मोती कुछ दूर उसके पीछे दौड़ा, पर हीरा ने उसे दूर न जाने दिया। दोनों अब बड़े प्रसन्न थे। आगे चले तो मटर का खेत दिखाई दिया। भूख तो लग ही रही थी। हरी हरी मटर देखकर उनकी भूख और भी तेज हो गई। वे खेत में घुस गए और मटर खाने लगे। अभी पेट भरा भी नहीं था कि खेत के रखवालों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया और काजी होश का मतलब होता है मवेशी खाना, जहाँ पर मवेशी को रखा जाता है। जो बेघर होते हैं, जिनको छोड़ दिया जाता है, उनको मवेशी खाना या फिर काजी होश में रखा जाता है, तो उसमें उनको बंद कर दिया। हीरा और मोती ने देखा कि काजी होश में और कई जानवर बंद थे। यहाँ कहाँ आ फंसे, उन्होंने सोचा। दोनों बैलों ने सोचा कि यहाँ हम कहाँ आ फंसे। रात हुई। मोती ने हीरा से कहा, अगर दीवार तोड़ दी जाए तो बाहर निकलना आसान हो जाएगा।
उसने सींगों से दीवार गिराने का प्रयत्न किया। 2-4 चोटों में ही थोड़ी सी दीवार गिर गई। दीवार में रास्ता बनते ही पहले तो घोड़ियाँ भागी, फिर भैंसें और फिर बकरियाँ। मोती ने गधों को भी सींग मार मार कर भगा दिया। उसने हीरा से भी भाग चलने को कहा, पर हीरा ने मना कर दिया। सुबह होने पर काजी होश वालों ने हीरा और मोती को नीलाम कर दिया। क्या कर दिया? हीरा और मोती को नीलाम कर दिया, और नीलामी में सबसे ऊंची बोली बोलकर एक व्यापारी ने उन्हें खरीद लिया। अब उनका नया मालिक था, वहां उन दोनों को अपने गांव की ओर ले चला। मार खाते खाते और भूख सहते सहते दोनों बहुत कमज़ोर हो गए थे। वे चुपचाप व्यापारी के साथ चलने लगे। एक स्थान पर रास्ता उन्हें जाना पहचाना लगा, तो ना जाने कहाँ से उनमें दम आ गया। वे दोनों तेजी से भागे, आगे आगे बैल, पीछे पीछे व्यापारी। जब तक वहाँ उन्हें पकड़े तब तक दोनों बैल अपने घर पहुँच चुके थे। बैलों को वापस देखकर झूरी को बड़ी खुशी हुई, वहाँ उनसे लिपट गया। इतने में व्यापारी भी वहाँ आ पहुँचा। मोती ने आव देखा ना ताव वहाँ व्यापारी पर झपटा। व्यापारी वहाँ से जान बचाकर वहाँ से भागा। झूरी की पत्नी भी वहाँ आ गई और उसने दोनों बैलों के माथे चूम लिए। तो साथियों, इस कहानी में जो बताया गया है उसे सरल भाषा में आपको मैंने समझा दिया है। अब चलते हैं कविता की ओर। यहाँ पर हम आपको अब डिटेल में समझाएंगे। 2 बैलों की कथा जिसके बारे में आपको बताया, ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई है। तो आइए पढ़ना शुरू करते हैं। जानवरों में गधा सबसे ज़्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है। हम जब किसी आदमी को परले दर्जे का बेवकूफ़ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। गधा सचमुच बेवकूफ़ है या उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता ने उसे यह पदवी दे दी है? इसका निश्चय नहीं किया जा सकता कि गाय सींग मारती है। ब्याई हुई गाय तो अनायास ही सिंहनी का रूप धारण कर लेती है। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ ही जाता है, किंतु गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना ना ही देखा। जितना चाहो गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी न दिखाई देगी। बैसाख में चाहे एकाध बार कुलेर कर लेता हो, पर हमने तो उसे कभी खुश होते नहीं देखा। उसके चेहरे पर एक विषाद स्थायी रूप से छाया रहता है। सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा। ऋषियों मुनियों में जितने गुण हैं वे सभी उसमें पराकाष्ठा को पहुंच गए हैं, पर आदमी उसे बेवकूफ़ कहता है। सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। देखिए ना, भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है। यहाँ पर जो कहानी लिखी गई है, जब देश आज़ाद नहीं हुआ था तब यह कहानी लिखी गई थी, तो उनके बारे में यहाँ पर बताया गया है कि भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है। क्यों अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता। बेचारे शराब नहीं पीते, 4 पैसे कुछ समय के लिए बचाकर रखते हैं, जी तोड़कर काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, 4 बातें सुनकर गम खा जाते हैं, फिर भी बदनाम है। कहा जाता है वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। अगर वे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद सभ्य कहलाने लगे। जापान की मिसाल सामने है। एक ही विजय में उसे संसार की सभ्य जातियों में गण्य बना दिया। लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है जो उससे कम ही गधा है, और वहाँ है बैल। जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं, कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में बछिया के ताऊ का भी प्रयोग करते हैं। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफ़ों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। बैल कभी कभी मारता भी है, कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आता है, और भी कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट कर देता है बैल। अतएव उसका स्थान गधे से नीचा है। झूरी
काछी के दोनों बेलों के नाम थे हीरा और मोती। जैसे कि मैंने आपको कहानी सुनाई तो वहाँ पर आपको यह कहानी देखने को मिलेगी कि झूरी काछी के दोनों बेलों के नाम थे हीरा और मोती। दोनों पछाई जाति के थे। पछाई का मतलब होता है पालतू पशुओं की एक नस्ल होती है पछाई, ठीक है। तो देखने में सुंदर थे दोनों, काम में चौकस थे, ढील में ऊंचे थे। बहुत दिनों साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था। दोनों आमने सामने या आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मुख भाषा में विचार विनिमय करते थे। एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ जाता था हम नहीं कह सकते। अवश्य ही उनमें कोई ऐसा गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दाव करने वाला मनुष्य वंचित है। दोनों एक दूसरे को चाटकर और सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते। कभी कभी दोनों सिंग भी मिला लिया करते थे। विग्रह के नाते नहीं, केवल विनोद के भाव से, यानी कि लड़ने के भाव से नहीं, केवल प्यार के भाव से, आत्मीयता के भाव से। जैसे दोस्तों में घनिष्ठता होती है, धोल धप्पा होने लगता है। इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी, कुछ हल्की सी रहती है, जिस पर ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। जिस वक्त ये दोनों बेल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते और गर्दन हिला हिलाकर चलते, उस वक्त हर एक की यही चेष्टा होती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ मेरी ही गर्दन पर रहे। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट चाट कर अपनी थकान मिटा लिया करते थे। यानी कि दोनों बेल ये चाहते थे कि एक दूसरे पर बोझ ना डले, यानी कि मेरी ही गर्दन पर सारा बोझ आ जाए, मेरा जो दोस्त है उसकी गर्दन पर ज़्यादा बोझ ना डले। ये दोनों ही सोचते थे और दोनों ही यही चाहते थे। और उसके बाद में क्या होता था कि वो दिन भर के बाद दोपहर या फिर संध्या को दोनों खुलते थे और एक दूसरे को चाट चाट कर अपनी थकान मिटा लिया करते थे। नांद में खली भूसा पड़ जाने के बाद, नांद का मतलब मैंने आपको बताया था, नांद का मतलब होता है कि जहाँ चारा डाला जाता था उनके लिए या फिर भूसा डाला जाता था, यदि हम सरल शब्दों में कहें तो जहाँ वो भोजन करते थे उसे ही नांद कहते हैं। नांद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ में उठते, साथ नांद में मुंह डालते और साथ ही बैठते थे। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता था। संयोग की बात, झूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। बेलों को क्या मालूम वे क्यों भेजे जा रहे हैं, समझे मालिक ने हमें बेच दिया। अपना यो बेचा जाना उन्हें अच्छा लगा या बुरा कौन जाने, पर झूरी के साले गया को घर तक गोई ले जाने में दांतों पसीना आ गया। पीछे से हाँकता तो दोनों दाएं बाएं भागते, पंघरिया पकड़कर आगे से खींचता तो दोनों पीछे को जोर लगाते, मारता तो दोनों सिंग नीचे करके हुकारते। अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती तो झूरी से पूछते, तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो? हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी। अगर इतनी मेहनत से काम ना चलता था तो और काम ले लेते। हमें तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल था। हमने कभी दाने चारे की शिकायत नहीं की। तुमने जो कुछ खिलाया वहाँ सिर झुकाकर खा लिया। फिर तुमने हमें इस जालिम के साथ क्यों बेच दिया? संध्या समय दोनों बेल अपने नए स्थान पर पहुँचे। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नांद में लगाए गए तो एक ने भी उसमें मुंह न डाला। दिल भारी हो रहा था। जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था वहाँ आज उनसे छूट गया था। यह नया घर, नया गांव, नए आदमी उन्हें बेगानों से लगते थे। दोनों ने अपने मुख भाषा में सलाह की, एक दूसरे को कनखियों से देखा और लेट गए। जब गांव में सोता पड़ गया यानी कि रात हो गई तो दोनों ने जोर मारकर पगहे तूड़ा डाले और घर की तरफ चले, यानी कि जहां पर उनको बांध के रखा था वहां पर जो रस्सी उनसे बंधी हुई थी उसको उन्होंने तोड़ दिया। पगहे बहुत मजबूत थे, अनुमान ना हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा, यानी कि जो उनके गले में रस्सी डली थी वो काफ़ी मजबूत थी। इसका अनुमान कोई नहीं लगा सकता था कि दोनों बैल उनको तोड़ सकते हैं। पर इन दोनों में इस समय दूनी शक्ति आ गई थी। एक एक झटके में रस्सियाँ टूट गई।
झूरी प्रातःकाल सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं, यानी जहाँ पर उनको बांधने का स्थान है वहाँ पर वो खड़े हैं। दोनों की गर्दनों में आधा आधा गराव लटक रहा है, यानी कि रस्सी लटक रही है। घुटने तक पांव कीचड़ से भरे हैं और दोनों की आंखों में विद्रोहमय स्नेह झलक रहा है। झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया, दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। प्रेमालिंगन और चुंबन का वहाँ दृश्य बड़ा ही मनोहर था। घर और गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। बाल सभा ने निश्चय किया दोनों पशु वीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़, कोई चोकर, कोई भूसी। जो जिसके मन में आया वो उनको खिलाता गया। यानी कि एक बालक ने कहा ऐसे बैल किसी के पास ना होंगे। दूसरे ने समर्थन किया, इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए। तीसरा बोला बैल नहीं हैं, वे उस जन्म के आदमी हैं। इसका प्रतिवाद करने का किसी को साहस ना हुआ। झूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा तो जल उठी, बोली कैसे नमक हराम बैल है कि एक दिन वहाँ काम ना किया। भाग खड़े हुए। झूरी अपने बैलों पर यहाँ आक्षेप न सुन सका। नमक हराम क्यों है? चारा दाना ना दिया होगा तो क्या करते? स्त्री ने रोब के साथ कहा बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो, और तो सभी पानी पिला पिला कर ही रखते हैं। ये किसने कहा? झूरी की पत्नी ने। झूरी ने चिढ़ाया चारा मिलता तो क्यों भागते? स्त्री चिड़ी भागे इसलिए कि वे लोग तुम जैसे बुद्धुओं की तरह बैलों को सहलाते नहीं, खिलाते नहीं तो रगड़कर जोतते भी हैं। ये दोनों ठहरे कामचोर भाग निकले। अब देखूं कहाँ से खली और चोकर मिलता है। भूसे सूखे भूसे के सिवा कुछ न दूंगी, खाए चाहे मरे। ये किसने कहा? झूरी की स्त्री ने, जो कि चिड़ी हुई थी। वहीं हुआ मंजूर को कड़ी ताकीद कर दी गई कि बैलों को खाली सूखा भूसा दिया जाए। बैलों ने नाद में मुंह डाला तो फीका फीका, ना कोई चिकनाहट ना कोई रस। क्या खाएं? आशा भरी आंखों से द्वार की ओर ताकने लगे। झूरी ने मजूर से कहा थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देता बे, मालकिन मुझे मार ही डालेगी। चुरा कर डाला। ये किसने कहा? झूरी ने कहा। किससे? मजूर से। ना दादा, पीछे से तुम भी उन्हीं की सी कहोगे, यानी कि उन्हीं की साइड लोगे। दूसरे दिन झूरी का साला फिर आया और बैलों को ले चला। अब की उसने दोनों को गाड़ी में जोत दिया। अब की बार कैसे ले गया? वो गाड़ी में जोत कर दोनों बैलों को ले गया, क्योंकि पिछली बार दोनों बैलों ने काफ़ी परेशान कर दिया था। 2-4 बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाल लिया। वहाँ ज़्यादा सहनशील था, ज़्यादा समझदार था। संध्या समय घर पहुंचकर उसने दोनों की मोटी रस्सियां से बांधा और कल की शरारत का मजा चखाया। फिर वहीं सूखा भूसा डाल दिया। अपने दोनों बैलों को खली चूनी सब कुछ दी। दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी न हुआ था। झूरी इन्हें फूल की छड़ी से भी न छूता था। उसकी टिटकार पर दोनों उड़ने लगते थे। यहाँ मार पड़ी, आहत, सम्मान की व्यथा तो थी ही, उस पर मिला सूखा भूसा। नाद की तरफ आंख तक न उठाई। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, पर इन दोनों ने जैसे पांव न उठाने की कसम खा ली थी। वहाँ मारते मारते थक गया, पर दोनों ने पांव न उठाया। एक बार जब उस निर्दयी ने हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए तो मोती का गुस्सा काबू के बाहर हो गया। हल लेकर भागा। हल, रस्सी, जुआ, जोत सब टूट टाट कर बराबर हो गए। गले में बड़ी बड़ी रस्सियाँ ना होती तो दोनों पकड़ाई में ना आते। हीरा ने मुख भाषा में कहा भागना व्यर्थ है। मोती ने उत्तर दिया तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी, अब की बड़ी मार पड़ेगी।
पढ़ने दो, बेलों का जन्म लिया है तो मार से कहाँ तक बचेंगे। गया तो आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा है, दोनों के हाथों में लाठियां हैं। मोती बोला, कहो तो दिखा दूं कुछ मजा, में भी लाठी लेकर आ रहा है। हीरा ने समझाया, नहीं भाई खड़े हो जाओ, मुझे मारेगा तो मैं भी एक दो को गिरा दूंगा। नहीं, हमारा जाति का यहाँ धर्म नहीं है। मोती दिल में ऐंठ कर रह गया। गया आ पहुँचा और दोनों को पकड़कर ले चला। कुशल हुई कि उसने इस वक्त मारपीट ना की, नहीं तो मोती भी पलट पड़ता। उसके तेवर देखकर गया और उसके साहस को समझ गया कि इस वक्त टाल जाना ही समझदारी है। आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगे। उस वक्त छोटी सी लड़की 2 रोटियां लिए निकली और दोनों के मुंह में देकर चली गई। उस एक रोटी से इनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। यहाँ भी किसी सज्जन का वास है। लड़की भेरों की थी, उसकी माँ मर चुकी थी। सौतेली माँ उसे मारती रहती थी, इसलिए इन बेलों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी, यानी कि प्यार हो गया था। दोनों दिन भर जोते जाते, डंडे खाते अड़ते, शाम को थान पर बांध दिए जाते और रात को वहीं बालिका उन्हें 2 रोटियां खिला जाती। प्रेम के इस प्रसाद की यहाँ बरकत थी कि 2-2 गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल ना होते थे, मगर दोनों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था। एक दिन मोती ने मुख भाषा में कहा, अब तो नहीं सहा जाता हीरा, क्या करना चाहते हो? एकाध को सींगों पर उठाकर फेंक दूंगा, लेकिन जानते हो वहाँ प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है उसी की लड़की है जो इस घर का मालिक है। यहाँ बेचारी अनाथ ना हो जाए तो मालकिन को ना फेंक दूं, वहीं तो उस लड़की को मारती है, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यहाँ भूल जाते हो। ये तो किसी तरह निकलने ही नहीं देंगे, बताओ तुड़ाकर भाग चलें? हाँ, यहाँ मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे? इसका एक उपाय है। पहले रस्सी को थोड़ा सा चबा लो, फिर एक झटके में रस्सी टूट जाएगी। रात को जब बालिका रोटियां खिलाकर चली गई, दोनों रस्सियां चबाने लगे, पर मोटी रस्सी मुंह में ना आती थी। बेचारे बार बार जोर लगाकर रह जाते थे। सहसा घर का द्वार खुला और वहीं लड़की निकली। दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे। दोनों की पूंछ खड़ी हो गई। उसने उनके माथे सहलाए और बोली, खोल देती हूँ, चुपके से भाग जाओ, नहीं तो यहाँ लोग मार डालेंगे। आज घर में सलाह हो रही है कि इनकी नाकों में नाथ डाल दी जाए। उसने गराव खोल दिया, पर दोनों चुपचाप खड़े रहे। मोती ने अपनी भाषा में पूछा, अब चलते क्यों नहीं? हीरा ने कहा, चले तो, लेकिन कल इस अनाथ पर आफत आएगी, सब इसी पर संदेह करेंगे। सहसा बालिका चिल्लाई, दोनों फूफा वाले बेल भागे जा रहे हैं। ओ दादा, दादा, दोनों बेल भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो। गया घबराकर भीतर से निकला और बेलों को पकड़ने चला। वे दोनों भागे। गया ने पीछा किया और भी तेज हुए। गया ने शोर मचाया, फिर गांव के कुछ आदमियों को भी साथ लेने के लिए लौटा। दोनों मित्रों को भागने का मौका मिल गया, सीधे दौड़ते चले गए। यहाँ तक कि मार्ग का ज्ञान न रहा। जिस परिचित मार्ग से आए थे उसका यहाँ पता न था। नए नए गांव मिलने लगे। तब दोनों एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे, अब क्या करना चाहिए। हीरा ने कहा, मालूम होता है राह भूल गए। तुम भी बेहताशा भागे, वहीं उसे मार गिराना था। उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती? वहाँ अपना धर्म छोड़ दें, लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़े? किसने कहा? एक बेल ने दूसरे बेल से कहा।
दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे। खेत में मटर खड़ी थी, चरने लगे। रह रहकर आहट ले लेते थे, कोई आता तो नहीं है। जब पेट भर गया, दोनों ने आज़ादी का अनुभव किया तो मस्त होकर उछलने कूदने लगे। पहले दोनों ने डकार ली, फिर सिर मिलाए और एक दूसरे को ठेलने लगे। मोती ने हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया, यहाँ तक कि वहाँ खाई में गिर गया। तब उसे भी क्रोध आया, संभल कर उठा और फिर मोती से मिल गया। मोती ने देखा खेल में झगड़ा कौन चाहता है, तो किनारे हट गया। अरे यहाँ क्या, कोई सांड डोकता चला आ रहा है। हाँ, सांड ही है, वहाँ सामने आ पहुँचा। दोनों मित्र बगले झांक रहे हैं। सांड पूरा हाथी है, उससे भिड़ना जान से हाथ धोना है, लेकिन ना भिड़ने पर भी जान बचनी नहीं नजर आती। इन्हीं की तरफ आ भी रहा है। कौन? सांड। कितनी भयंकर सूरत है, मोती ने मुख भाषा में कहा। बुरे फंसे, जान बचेगी, कोई उपाय सोचो। हीरा ने चिंतित स्वर में कहा, अपने घमंड में भूला हुआ है। आरजू विनती ना सुनेगा, भाग चलो ना चले। भाग क्यों ना चले? भागना कायरता है, तो फिर यही मरो। बंदा तो 9-2-11 होता है, और जो दौड़ाए तो फिर कोई उपाय सोचो जल्द। उपाय यही है कि उस पर दोनों जने एक साथ चोट करें। मैं आगे से रगड़ता हूँ, तुम पीछे से रगड़ो। दोहरी मार पड़ेगी तो भाग खड़ा होगा। मेरी ओर झपटे, तुम बगल से उसके पेट में सींग घुसेड़ देना। जान जोखिम है, पर दूसरा उपाय नहीं है। दोनों मित्र जान हथेलियों पर लेकर लपके। सांड को भी संगठित शत्रुओं से लड़ने का तजुर्बा न था। वहाँ तो एक शत्रु से मल्लयुद्ध करने का आदी था। जो ही हीरा पर झपटा, मोती ने पीछे से दौड़ाया। सांड उसकी तरफ मुड़ा तो हीरा ने रगड़ा। सांड चाहता था कि एक एक करके दोनों को गिरा ले, पर ये दोनों भी उस्ताद थे, उसे वहाँ अवसर ना देते थे। एक बार सांड झल्लाकर हीरा का अंत कर देने के लिए चला कि मोती ने बगल से आकर पेट में सींग भोंक दिया। सांड क्रोध में आकर पीछे फिरा तो हीरा ने दूसरे पहलू में सींग चुभा दिया। आखिर बेचारा जख्मी होकर भागा और दोनों मित्रों ने दूर तक उसका पीछा किया, यहाँ तक कि सांड बेदम होकर गिर पड़ा। तब दोनों ने उसे छोड़ दिया। दोनों मित्र विजय के नशे में झूमते चले जा रहे थे। मोती ने अपनी सांकेतिक भाषा में कहा, मेरा जी तो चाहता था कि बच्चा को मार ही डालूं। हीरा ने तिरस्कार किया, गिरे हुए बेरी पर सींग न चलाना चाहिए। यानी कि मोती ने अपनी सांकेतिक भाषा में कहा कि मेरा जी तो चाहता था कि जो सांड है उसको मार ही डालूं, लेकिन हीरा ने तिरस्कार किया उस बात का कि गिरे हुए बेरी पर सींग नहीं चलाना चाहिए। यह सब ढोंग है। बेरी को ऐसा मारना चाहिए कि फिर ना उठे। अब घर कैसे पहुँचेंगे वहाँ सोचो, पहले कुछ खा ले फिर सोचते हैं। सामने मटर का खेत था, मोती उसमें घुस गया। हीरा मना करता रहा पर उसने एक ना सुनी। अभी 2 ही 4 ग्राम खाए थे कि 2 आदमी लाठियां लिए दौड़ पड़े और दोनों मित्रों को घेर लिया। हीरा तो मेड़ पर था, निकल गया। मोती सींचे हुए खेत में था, उसने खूर कीचड़ में धंसने लगे, यानी कि जो उसके पैर थे वो कीचड़ में धंसने लगे। ना भाग सका, पकड़ लिया। हीरा ने देखा सगी संकट में है तो लौट पड़ा। फंसने तो दोनों फंसेंगे तो दोनों ही फंसेंगे। रखवालों ने उसे भी पकड़ लिया। प्रातःकाल दोनों मित्र काशी होश में बंद कर दिए गए, यानी कि जहाँ पर मवेशियों को बंद करने का एक घर होता है या फिर मवेशी घर होता है, उसमें उनको बंद कर दिया। दोनों मित्रों को जीवन में पहली बार ऐसा साबिका पड़ा कि सारा दिन बीत गया और खाने को एक दिन का भी ना मिला। समझ ही में ना आता था यहाँ कैसा स्वामी है। इससे तो गया फिर भी अच्छा था। यहाँ कई भैंसें थी, कई बकरियाँ, कई घोड़े, कई गधे, पर किसी के सामने चारा ना था।
सब जमीन पर मुर्दों की तरह पड़े थे। कहीं तो इतने कमज़ोर हो गए थे कि खड़े भी ना हो सकते थे। सारा दिन दोनों मित्र फाटक की ओर टकटकी लगाए ताकते रहे, पर कोई चारा लेकर आता ना दिखाई दिया। तब दोनों ने दीवार की नमकीन मिट्टी चाटनी शुरू की, पर इससे क्या तृप्ति होती। रात को भी जब कुछ भोजन ना मिला तो हीरा के दिल में विद्रोह की ज्वाला दहक उठी। मोती से बोला, अब तो नहीं रहा जाता मोती। मोती ने सिर लटकाए हुए जवाब दिया, मुझे तो मालूम होता है प्राण निकल रहे हैं। इतनी जल्द हिम्मत ना हारो भाई, यहाँ से भागने का कोई उपाय निकालना चाहिए। आओ दीवार तोड़ डालें। मुझसे तो अब कुछ नहीं होगा। बस इसी बूते पर अकड़ते थे, सारी अकड़ निकल गई। बाड़े की दीवार कच्ची थी, हीरा मजबूत तो था ही। अपने नुकीले सिंग दीवार में गड़ा दिए और जोर मारा तो मिट्टी का एक चिपट निकल आया। फिर तो उसका साहस बढ़ा। इसने दौड़ दौड़ कर दीवार पर चोट की और हर चोट में थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिराने लगा। उसी समय काजी होश का चौकीदार लालटेन लेकर जानवरों की हाजिरी लेने आ निकला। हीरा का उज्जड़पन देखकर उसने उसे कई डंडे रस्सी दी, यानी कि उसको मारा और मोटी सी रस्सी से बांध दिया। मोती ने पड़े पड़े कहा, आखिर मार खाई क्या मिला। अपने बूते भर जोर तो मार दिया, ऐसा जोर मारना किस काम का कि और बंधन में पड़ गए। जोर तो मारता ही जाऊंगा, चाहे कितने ही बंधन पड़ते जाए। जान से हाथ धोना पड़ेगा। कुछ परवाह नहीं तो मरना ही है। सोचा दीवार खुद जाती तो कितनी जानें बच जाती। इतने भाई यहाँ बंद है, किसी की देह में जान नहीं है। 2-4 दिन और यही हाल रहा तो सब मर जाएंगे। हाँ, यह बात तो है। अच्छा तो ला, फिर मैं भी जोर लगाता हूँ। मोती ने भी दीवार में उसी जगह सींग मारा। थोड़ी सी मिट्टी गिरी और फिर हिम्मत बढ़ी। फिर तो वहाँ दीवार में सींग लगाकर इस तरह जोर करने लगा मानो किसी प्रतिद्वंदी से लड़ रहा है। आखिर कोई 2 घंटे की जोर आजमाई के बाद दीवार ऊपर से लगभग 1 हाथ गिर गई। उसने दूनी शक्ति से दूसरा धक्का मारा तो आधी दीवार गिर पड़ी। दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे। तीनों घोड़ियाँ सरपट भाग निकली, फिर बकरियाँ निकली। इसके बाद भैंसें भी खिसक गई, पर गधे अभी तक ज्यों के त्यों खड़े थे। हीरा ने पूछा, तुम दोनों क्यों नहीं भाग जाते? एक गधे ने कहा, जो कहीं फिर पकड़ लिया जाए तो क्या हरज है, अभी तो भागने का अवसर है। हमें तो डर लगता है, हम यहीं पड़े रहेंगे। किसने कहा? ये गधे ने कहा हीरा से। आधी रात से ऊपर जा चुकी थी। दोनों गधे अपनी तक खड़े सोच रहे थे कि भागे या ना भागे, और मोती अपने मित्र की रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था। जब वहाँ हार गया तो हीरा ने कहा, तुम जाओ, मुझे यहीं पड़ा रहने दो, शायद कहीं भेंट हो जाए। मोती ने आंखों में आंसू लाकर कहा, तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो? हीरा, हम और तुम इतने दिनों एक साथ रहे हैं, आज तुम विपत्ति में पड़ गए तो मैं तुम्हें छोड़कर अलग हो जाऊं? हीरा ने कहा, बहुत मार पड़ेगी, लोग समझ जाएंगे यह तुम्हारी शरारत है। मोती गर्व से बोला, जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले में बंधन पड़ा, उसके लिए अगर मुझ पर मार पड़े तो क्या चिंता। इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। यहाँ कहते हुए मोती ने दोनों गधों को सींगों से मार मार कर बाड़े के बाहर निकाला और तब अपने बंधु के पास आकर सो रहा। भोर होते ही मुंशी और चौकीदार तथा अन्य कर्मचारियों में कैसी खलबली मची, इसके लिखने की ज़रूरत नहीं। बस इतना ही काफ़ी है कि मोती की खूब मरम्मत हुई और उसे भी मोटी रस्सी से बांध दिया गया।
एक सप्ताह तक दोनों मित्र वहां बंधे पड़े रहे। किसी ने चारों का एक तृण भी न डाला। हाँ, एक बार पानी दिखा दिया जाता था, यही उनका आधार था। दोनों इतने दुर्बल हो गए थे कि उठा तक न जाता। ठहरिया निकल आई थी। एक दिन बाड़े के सामने डुग्गी बजने लगी और दोपहर होते होते वहाँ 50-60 आदमी जमा हो गए। तब दोनों मित्र निकाले गए और उनकी देखभाल होने लगी। लोग आकर उनकी सूरत देखते और मन फीका करके चले जाते। ऐसे मृतक बैलों का कौन खरीदार होता। सहसा एक दड़ियल आदमी जिसकी आंखें लाल थी और मुद्रा अत्यंत कठोर आया और दोनों मित्रों के कुल्हों में उंगली गोदकर मुंशी जी से बातें करने लगा। उसका चेहरा देखकर अंतर्ज्ञान से दोनों मित्रों के दिल कांप उठे। वह कौन है और उन्हें क्यों टटोल रहा है, इस विषय में उन्हें कोई संदेह न हुआ। दोनों ने एक दूसरे को भीत नेत्रों से देखा और सिर झुका लिया। हीरा ने कहा, गया के घर से गाहक भागे, अब जान ना बचेगी। मोती ने अश्रद्धा के भाव से उत्तर दिया, कहते हैं भगवान सबके ऊपर दया करते हैं, उन्हें हमारे ऊपर क्यों दया नहीं आती। भगवान के लिए हमारा मरना जीना दोनों बराबर है। चलो अच्छा ही है, कुछ दिन उसके पास तो रहेंगे। एक बार भगवान ने उस लड़की के रूप में हमें बचाया था, क्या अब ना बचाएंगे। यहाँ आदमी छुरी चलाएगा, देख लेना। तो क्या चिंता, मांस खाल सींग हड्डी सब किसी न किसी काम आ जाएंगे। नीलाम हो जाने के बाद दोनों मित्र उस दड़ियल के साथ चले। दोनों की बोटी बोटी कांप रही थी। बेचारे पांव तक ना उठा सकते थे, पर भय के मारे गिरते पड़ते भागे जाते थे, क्योंकि वह जरा भी चाल धीमी हो जाने पर जोर से डंडा जमा देता था। राह में गाय बैलों का एक रेवड़ हरे हरे घास में चरता नजर आया। सभी जानवर प्रसन्न थे, चिकने चपल, कोई उछलता था, कोई आनंद से बैठा पागुर करता था। कितना सुखी जीवन था इनका, पर कितने स्वार्थी है सब। किसी को चिंता नहीं है कि उनके दो भाई बंधिक के साथ पड़े कैसे दुखी हैं। सहसा दोनों को ऐसा मालूम हुआ कि यहाँ परिचित रहा है, यहाँ इसी रास्ते से गया, उन्हें ले गया था। वही खेत, वही बाग, वही गांव मिलने लगे। प्रतिक्षण उनकी चाल तेज होने लगी। सारी थकान, सारी दुर्बलता गायब हो गई। आह, यह लो अपना ही हार आ गया, अपना ही घर आ गया। इसी कुएं पर हम पूर चलाने आया करते थे, यही कुआं है। मोती ने कहा, हमारा घर नगीच आ गया है, यानी कि नज़दीक आ गया है। हीरा बोला, भगवान की दया है, मैं तो अब घर भागता हूँ, यहाँ जाने देगा, इसे मैं मार गिराता हूँ। नहीं नहीं, दौड़कर थान पर चलो, वहाँ से हम आगे न जाएंगे। दोनों उन्मत्त होकर बछड़ों की भांति कुलेल करते हुए घर की ओर दौड़े। वह हमारा थान है। दोनों दौड़कर अपने थान पर आए और खड़े हो गए। दड़ियल भी पीछे पीछे दौड़ा चला आता था। झूरी द्वार पर बैठा धूप खा रहा था। बैलों को देखते ही दौड़ा और उन्हें बारी बारी से गले लगाने लगा। मित्रों की आंखों में आनंद के आंसू बहने लगे। एक झूरी का हाथ चाट रहा था। दड़ियल ने जाकर बैलों की रस्सियां पकड़ ली। झूरी ने कहा, मेरे बैल है। तुम्हारे बैल कैसे? मैं मवेशी खाने से नीलाम लिए आता हूँ। मैं तो समझा हूँ चुराए लिए आते हो। चुपके से चले जाओ, मेरे बैल है, मैं बेचूंगा तो बिकेंगे। किसी को मेरे बैल नीलाम करने का क्या अधिकार है? यानी कि जो झूरी है उसने कहा कि ये बैल मेरे हैं, इसका तुम्हें कोई अधिकार नहीं, या फिर आपको कोई अधिकार नहीं है बेचने का। यदि बेचूंगा तो मैं बेचूंगा, इसका किसी और को अधिकार नहीं है। जाकर थाने में रपट कर दूंगा। मेरे बैल है, इसका सबूत यह है कि मेरे द्वार पर खड़े हैं। दड़ियल झल्लाकर बैलों को जबरदस्ती पकड़ ले जाने के लिए बढ़ा। उसी वक्त मोती ने सींग चलाया। दड़ियल पीछे हटा, मोती ने पीछा किया। दड़ियल भागा, मोती पीछे दौड़ा। गांव के बाहर निकल जाने पर वहां रुका।
पर खड़ा दड़ियल का रास्ता देख रहा था। दड़ियल दूर खड़ा धमकियां दे रहा था, गालियां निकाल रहा था, पत्थर फेंक रहा था और मोती विजयी सूर की भांति उसका रास्ता रोके खड़ा था। गांव के लोग यह तमाशा देखते थे और हंसते थे। जब दड़ियल हारकर चला गया तो मोती अकड़ता हुआ लौटा। हीरा ने कहा, मैं डर रहा था कि कहीं तुम गुस्से में आकर मार न बैठो। अगर वहाँ मुझे पकड़ता तो मैं बेमारे न छोड़ता। अब ना आएंगे, आएगा तो दूर ही से खबर लूँगा, देखूँगा कैसे ले जाता है। जो गोली मरवा दे मर जाऊँगा, पर उसके काम तो ना आऊँगा। हमारी जान को कोई जान ही नहीं समझता, इसलिए कि हम इतने सीधे हैं। जरा देर में नांदों में खली, भूसा, चोकर और दाना भर दिया गया और दोनों मित्र खाने लगे। झूरी खड़ा दोनों को सहला रहा था और 20 लड़के तमाशा देख रहे थे। सारे गांव में उत्साह सा मालूम होता था। उसी समय मालकिन ने आकर दोनों के माथे चूम लिए। तो आज की कहानी दोस्तों यहीं पर समाप्त होती है, जो मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई। इस कहानी से हमें पता चलता है कि इन दोनों बेलों में कितनी मित्रता थी। उसका जो मालिक है दोनों बेलों का, वो कितना उनसे प्यार करता था। यहाँ पर एक कहावत फिट बैठती है कि प्यार दोगे तो प्यार मिलेगा, यानी कि दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, बेल भी और उसका मालिक भी। तो यहाँ पर प्यार दोगे तो ही प्यार मिलेगा। यदि आप उनको प्रताड़ित करोगे तो वो भी उसी तरह से आपसे व्यवहार करेंगे, चाहे वो जानवर हो या फिर कोई व्यक्ति हो। तो यहीं पर जो कहानी है दोस्तों यहीं पर समाप्त होती है। इसमें से जो निकलने वाले क्वेश्चन है दोस्तों उसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगले वीडियो में दोस्तों जल्दी ही मिलेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।